रूल नंबर फर्स्ट में है V1/V5 और सामने एरो देकर लिखा गया V2। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी बोला जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या 5 फॉर्म तो आपको ये समझना है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, और जब बोला जाए वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आपको ये समझना होता है कि वो सिर्फ पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मेरा कोई भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के 5 फॉर्म में शुरू हो और आगे जाकर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस का सेकंड फॉर्म गलत होगा। हमें वहां पर वर्ब को वापस V1 या V5 में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना होगा, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसा एग्जांपल में क्लियर किया गया, ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड गोज फॉर ए वॉक। यहाँ सेंटेंस देखिए V5 में शुरू किया गया मेरा वर्ब और आगे जाकर भी V5 का ही यूज किया गया। अगर हम यहाँ V2 का यूज करें तो सेंटेंस गलत होगा। इस सेंटेंस में सबसे मार्क करने वाली बात है एंड। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि हर एक एग्जाम में, खास करके बैंक के एग्जाम में, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे वो फीलर्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो या कॉमन ईरर हो। ध्यान क्या रखना है कि एंड के पहले वर्ब जिस फॉर्म में यूज किया जाता है, एंड के बाद भी आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो गौर करके देखिए, एंड के पहले मेरा वर्ब 5 फॉर्म में यूज किया गया तो एंड के बाद भी वर्ब किस फॉर्म में यूज होगा, 5 फॉर्म में। अगर हम यहाँ गोज की जगह गो, गोइंग, वेंट, गॉन कोई भी वर्ब के फॉर्म का यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। रूल नंबर 2 है V2, दैट मीन्स पास्ट टेंस। अगर कोई सेंटेंस मेरा पास्ट के सेंटेंस में शुरू हो और आगे V1 या V5 दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस आ जाए तो वो गलत होगा। जैसा एग्जांपल में क्लियर है, ही वोक अप इन द मॉर्निंग। वोक दैट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म। आगे देखिए यहाँ भी वेंट लिखा गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर गोज लिखा गया तो ये सेंटेंस ईरर होगा। सेंटेंस सही क्या बनेगा, ही वोक अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट फॉर ए वॉक। वो सुबह उठा और टहलने चला गया। इसमें भी आपको एक चीज मार्क करना था, एंड लिखा तो एंड के पहले मेरा वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज किया तो एंड के बाद भी आने वाला वर्ब सेकंड फॉर्म में ही यूज होगा। अगर हम यहाँ वेंट की जगह कोई भी गो फॉर्म का यूज कर दें, गो हो, गोइंग हो, गोज हो या गॉन, तो वो सेंटेंस वापस गलत हो जाना है। चलिए रूल नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ लिखा गया हैड V3, फिर आगे डॉट देकर लिखा गया हैड V3। आपको ये समझना है कि एक सेंटेंस में अगर हैड V3 2 बार यूज किया जाए तो आपको ये समझ लेना है कि वो सेंटेंस भी ईरर है। दैट मीन्स वहां कहीं ना कहीं गलती है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम लोग देखेंगे, उस सेंटेंस को पहले हिंदी में चेंज करेंगे और देखेंगे पास्ट में कौन सा काम पहले हुआ। जो काम पहले हुआ होगा उसमें हैड और V3 रहेगा। जो काम पास्ट में बाद में हुआ होगा उसमें से हैड हटाएंगे और वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसा एग्जांपल है, he had gone before I had reached his house। सेंटेंस का मतलब हुआ मेरे उसके घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था। तो इस सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहा है पास्ट का। हमें ध्यान क्या रखना था, कौन काम पहले हुआ। इस सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, he had gone before, मतलब उसके जाने का काम पहले हुआ। जब यह काम पहले हुआ पास्ट में तो इसमें had V3 का यूज सही है, और ये काम बाद में हुआ तो इसे होना चाहिए था V2 फॉर्म में और इसको यूज किया had V3 फॉर्म, जो कि गलत है। सेंटेंस का सही फॉर्म नीचे लिखा गया, he had gone before I reached his house। सेंटेंस सही हो गया। एग्जाम में आपको क्या करना है कि जब भी 2 हैड V3 लिखा मिले तो आपको ये समझना है कि कौन काम बाद में हुआ। जो बाद में हुआ वहां से हैड हटा लेंगे, सेंटेंस खुद ब खुद सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ, इन केस। इन केस का मतलब यदि, अनटिल मतलब जब तक कि नहीं। इसका यूज करते हैं समय के रेफरेंस के लिए। अनलेस, इसका हिंदी भी होता है जब तक कि नहीं। इसका यूज करते हैं कंडीशन, शर्त के लिए। when, before, as soon as मतलब जैसे ही वैसे। यह सारा वर्ड कहीं भी सेंटेंस में लिखा मिले, अगर इसके साथ शैल या विल लगा दे तो समझेंगे वो गलत है, क्योंकि ये सारा वर्ड अपने साथ शैल और विल का एग्रीमेंट नहीं करता है। जैसे यहाँ लिखा है इफ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकलेगा यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ध्यान क्या रखना है कि इफ के बाद यहाँ विल का यूज किया। रूल क्या कहता है, इफ के साथ हम लोग शैल विल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए विल गलत है। सेंटेंस सही बनेगा इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। ये मेरा सेंटेंस किसमें चेंज हो गया, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा एग्जांपल है इफ ही विल कम्स टू मी। ध्यान इसमें वही चीज रखना है कि इफ के बाद शैल विल नहीं आता है, यहाँ से विल को हटा देंगे और ही के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसको लेकर आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो और बेहतर ढंग से ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, इफ और आई विश।
इफ का मतलब काश, आई विश का मतलब भी काश या कितना अच्छा होता। यह एक्सप्रेशन सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो, इसके आगे सब्जेक्ट चाहे जो भी दे दे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ड। और ध्यान एक चीज और रखेंगे कि अगर मेरा सेंटेंस आगे बढ़ता है तो आगे जो सेंटेंस का वर्ब होगा वो हमेशा वुड और V1 होना चाहिए। वुड और V1 के अलावा कोई भी वर्ब का यूज करे तो समझ लेंगे वो गलत है। इस सेंटेंस का हम लोग यूज कब करते हैं, तो विश और डिजायर शो करने के लिए, इच्छा या कामना। वैसी इच्छा या कामना जो कभी पूरी हो ही ना सके, जस्ट इमेजिनरी एक्शंस, सॉरी इमेजिनरी विश और डिजायर। जैसे एग्जांपल है, हिंदी में आपको क्लियर किया गया, काश मैं एक राजा होता तो अपनी प्रजा की सेवा करता। तो काश का इंग्लिश लिखा गया आई विश, मैं एक राजा होता आई वर अ किंग। तो के लिए हमेशा कॉमा का यूज करते हैं। अगर कॉमा की जगह देन THEN लिखा मिले तो समझेंगे वो गलत है। फिर आगे अपनी प्रजा की सेवा करता, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लिखना होता है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या था, मैं, तो हम लोग कॉमा के बाद सब्जेक्ट आई लिखेंगे। फिर लिखा गया था वुड V1 पे सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, तो वुड लिखा गया। सेवा करना का V1 हो गया सर्व, और अपनी प्रजा तो हो गया माई सब्जेक्ट्स। ये हो गया मेरा सेंटेंस सही, आई विश आई वर अ किंग, कॉमा आई वुड सर्व माई सब्जेक्ट्स। हो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, अभी रूल्स और भी हैं आगे, 6-7 रूल और बताऊंगा मैं आपको अभी। रूल नंबर 6, देखिए लिखा गया इफ हैड V3, फिर डॉट देकर लिखा गया वुड हैव V3, कुड हैव V3 या माइट हैव V3। आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर इफ हैड और V3 लिखा मिल जाए तो आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बस ढूंढना है कि वुड हैव V3, कुड हैव V3 या माइट हैव V3 लिखा है। अगर लिखा है दैट मींस सेंटेंस सही है, अगर नहीं लिखा है दैट मींस वहां एरर है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इफ यू और यहाँ क्या लिखा वुड हैव, तो रूल क्या बताएगा, इफ के साथ हैड, अगर इफ के साथ वुड हैव लिखा मिले दैट मींस ये गलत है। इस वुड हैव को हटाएंगे और वहां क्या प्लेस करेंगे, हैड। फिर V3 आना था तो V3 लिखा गया गॉन। फिर तो के लिए कॉमा आता है तो कॉमा लिखा गया, और आगे जो स्ट्रक्चर बनना था वुड हैव V3 पर, तो यहाँ लिखा गया यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। वापस हिंदी से देखते हैं, लिखा गया यदि आप दिल्ली गए होते तो लाल किला देखे होते। किसी भी सेंटेंस में गए होते, देखे होते, मिले होते, खाए होते, पढ़े होते, अगर इस तरह का सेंटेंस मिले तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है इफ हैड V3 वुड हैव V3। इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल सपोजिशन। इसमें कंडीशन तो होता ही है, साथ साथ शर्त भी छुपा होता है। हिंदी से क्लियर है, यदि आप दिल्ली गए होते दैट मीन्स लाल किला देखे होते, मतलब वो आदमी ना दिल्ली गया और ना ही देखा। तो स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, यदि के लिए इफ लिखा, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो आपके लिए हम लोग सब्जेक्ट यू लिखे, और उसके बाद हैड V3 का यूज करना था तो हैड लिखा। जाना का हिंदी हो गया V3 गॉन। तो के लिए कॉमा का, सॉरी गॉन हो गया, फिर बचा ऑब्जेक्ट में दिल्ली तो लिखा टू दिल्ली। तो के लिए कॉमा आना था, कॉमा लिखा। लाल किला देखे होते, तो यहाँ फिर मेरा सब्जेक्ट कौन मिसिंग है, यू, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट शुरुआत में यू लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे सब्जेक्ट यू। फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वुड हैव, तो वुड हैव लिखा गया। फिर है V3, तो देखना का इंग्लिश हो गया V3 सीन, और फिर जो बचा तो बचा क्या, लाल किला, तो लिखा गया द रेड फोर्ट। सही सेंटेंस बना, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। आप यहाँ वुड की जगह कुड या माइट का भी यूज करेंगे, और ये तीनों ही सही होगा। इसके अलावा कुछ भी लिखा जाए तो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, पास्ट, एगो, अगर यह तीन वर्ड किसी सेंटेंस में लिखा मिले तो हमें बस एक चीज चेक करना पूरे सेंटेंस में कि उसके साथ जो मेन वर्ब आया वो सेकंड फॉर्म में दिया या नहीं, ठीक है। जैसे लास्ट का मतलब आखिरी या बीता हुआ समय, तो यहाँ जो वर्ड है ये बीते हुए समय के रेफरेंस में लिखा गया है। पास्ट मतलब भी बीता हुआ, एगो का मतलब भी बीता हुआ। यह एग्जाम्पल में क्लियर किया गया, आई हैव मेट हिम 10 days ago, मैं उससे 10 दिन पहले मिल चुका हूं। सेंटेंस में गौर कीजिए, एगो वर्ड का यूज किया, और एगो के साथ रूल्स क्या बताया गया, V2 का यूज करना है, और यहाँ क्या यूज किया, हैव और V3, इसलिए यह सेंटेंस गलत हुआ। हम इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, यहाँ से हैव को हटाएंगे, सेंटेंस क्या बनेगा, आई मीट, मीट का V2 क्या हो गया, मेट, आई मेट हिम 10 days ago, यह मेरा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन तीनों का मतलब होता है ठीक समय या उचित समय,
ये एक्सप्रेशन कहीं भी आपको सेंटेंस में लिखा मिले, आपको बस एक चीज चेक करना है कि इसके बाद जो मेन वर्ब यूज हुआ है वो सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी लिखा मिले सेंटेंस में आप समझ लेंगे एरर है। जैसे इट इज टाइम ही टुक करेक्ट डिसीजन, गौर कीजिए यहाँ इट इज टाइम का यूज किया गया, तो हमें चेक क्या करना था कि इसके बाद जो वर्ब आएगा मेन वर्ब वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। और गौर कीजिए यहाँ टेक का भी टुक का यूज किया गया, ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ टुक की जगह हैज टेकन, हैड टेकन, इन दोनों में से कुछ भी लिखा होता या टेकिंग लिखा होता तो सेंटेंस गलत होता। नेक्स्ट रूल नंबर 9, यूज टू और यूजेस टू का यूज प्रेजेंट टेंस में किया ही नहीं जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ही यूजेस टू प्ले फुटबॉल, इस सेंटेंस का लोग हिंदी क्या निकालते हैं, वह फुटबॉल खेला करता है। वह फुटबॉल खेला करता है दैट मींस किसी आदमी के प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है, और प्रेजेंट हैबिट को बनवाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं हम लोग। सिंपल प्रेजेंट में कभी भी यूज टू और यूजेस टू का यूज नहीं किया जाता है। वह फुटबॉल खेला करता है कहने का मतलब है वह फुटबॉल खेलता है, तो इसको हम लोग सिंपल ट्रांसलेट करेंगे ही प्लेज फुटबॉल, ये मेरा सही सेंटेंस है। ही यूजेस टू प्ले फुटबॉल अगर लिखा गया तो सेंटेंस गलत, हम लोग यूजेस टू हटाएंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब में क्या करेंगे एस और ईएस का यूज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एपियर, एपियर का मतलब प्रतीत होना, नो मतलब जानना, हियर मतलब सुनना, सीम मतलब प्रतीत होना, एडोर मतलब आदर करना या प्यार करना। इन सारे वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू टेंस आईएनजी वर्ड का आईएनजी लेटर का यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इन सारे वर्ड्स में आईएनजी लगाकर यूज किया जाए टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर इसमें हम लोग आईएनजी लगाकर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। अभी आपको ये एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करेंगे। और ही इज नोइंग मी, वो मुझे जान रहा है, ठीक है। और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको जैसा रूल में बताया गया कि एमिजार के साथ V4, वाज वेयर के साथ V4, दैट मींस नो, एपियर, सीम, हियर, एडोर, इन सारे वर्ड में अकॉर्डिंग टू टेंस अगर आईएनजी का यूज किया जाए तो ये गलत होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को सही करना है, तो चूंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। पास्ट का कंटिन्यूअस होता तो हम उसे चेंज करते पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट होता, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो उसे चेंज करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट में। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करें तो उसे चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट में, बट किसी भी हाल में इसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड टू, यूज्ड टू का यूज करते हैं पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जब किसी आदमी का पास्ट हैबिट बताना हो, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला करता था या वह फुटबॉल खेलता था, यही सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है। ध्यान ये रखेंगे कि यूज टू के पहले एम इज आर अगर दे दे तो यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है, और ये सही होता है। जैसे ही इज यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलने का अभ्यस्त है, ये इसका मीनिंग होगा। जब कोई सेंटेंस में है, ये इतना लंबा स्ट्रक्चर लिखा गया, आपको इतना लंबा नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि जब किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर लिखा मिले और इसके बाद टाइम आ जाए, वो जो टाइम है वो या तो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है या पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब एग्जैक्ट समय, जैसे 2 बजे से 10 बजे से। फिर नेम ऑफ मंथ हो सकता है, जनवरी से फरवरी से। पार्ट्स ऑफ अ डे हो सकता है, सुबह से, दोपहर से, शाम से या रात से। कोई भी सीजन हो सकता है, रेनी, ऑटम, समर, स्प्रिंग, या कोई भी ईयर हो सकता है, जैसे 2002 से, 2010 से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हाँ एक और बचपन से, तो ये सारी चीजें आती हैं पॉइंट्स ऑफ टाइम में। और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हमेशा सिंस का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्रेशन जो देगा टाइम का वो क्लियर नहीं देगा, वो आपको देगा 2 दिनों से, कुछ घंटों से, 1 महीने से, इस तरह से देगा। और यहाँ मेरा टाइम क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है, तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि जब कभी भी सिंस या फॉर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए या पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो सेंटेंस में ध्यान के रखना है हैज, हैव या हैड मेरा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। और इस सेंटेंस में गौर कीजिए क्या लिखा, इज, और इस कारण से यह सेंटेंस मेरा गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इज को किस में चेंज करेंगे, हैज बीन, और जब वर्ब है उसमें आईएनजी तो रहेगा ही।
मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर लेंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर यहाँ वाज लिखा होता, ठीक है, तो हम इसको इसमें चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ हैड का यूज कर देते हैं। तो एग्जाम के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद समय दे दें, ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब एम इज आर या वाज वेयर नहीं आ सकता, बस इतना ही ध्यान रखना है। और एम इज आर या वाज वेयर दिया तो उसे हैज बीन या हैज या हैड में चेंज कर लेंगे, सेंटेंस मेरा सही हो जाना है। नेक्स्ट है नाउअडेज और डे बाय डे। नाउअडेज मतलब इन दिनों, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो एम इज आर और भी फॉर फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी लिखा मिले तो आप समझ लीजिए सेंटेंस में एरर है, क्योंकि नाउअडेज और डे बाय डे एक कंटिन्यूअस एक्शन को डिफाइन करता है और इस कारण से इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा ही आईएनजी फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसा एग्जांपल है, पॉवर्टी इज ग्रोइंग डे बाय डे, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो गौर कीजिए, डे बाय डे जब लिखा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया, एम इज आर, और आगे मेरा वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया। अगर लिखा रहे पॉवर्टी ग्रोज डे बाय डे, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हैज हैव नॉट बी थ्री येट। ये स्ट्रक्चर को आपको उतना ध्यान क्या रखना है कि जब कोई सेंटेंस में येट का यूज फुल स्टॉप के ठीक पहले दे, दैट मींस एकदम लास्ट में आए, तो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज या हैव होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है, तो सेंटेंस में येट लिखा लास्ट में फुल स्टॉप के पहले, तो हमें किस चीज को ध्यान रखना है कि मेरा जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हो वो या तो हैज या तो हैव हो। तो ही था तो ही के अकॉर्डिंग हैज यूज किया, और आगे क्या ध्यान रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देता है और थर्ड फॉर्म यूज भी किया, दैट मींस सेंटेंस सही है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट रूल है प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट आपने जान रहे हैं, नेचर मतलब किसी भी आदमी का, वस्तु का या किसी भी जगह का स्वभाव, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब्स कहावत कहते हैं इसको। तो ये सारा जब सेंस आ जाए सेंटेंस में, तो सेंटेंस का जो वर्ब होना है वो या तो V1 फॉर्म में आएगा या तो V5। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर ये सेंस है सेंटेंस में तो वर्ब किस फॉर्म में आएगा, V1 या V5। जैसा एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर किया गया, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। गौर कीजिए, ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है, और इसके साथ वर्ब क्या यूज किया, मेक, V1। आपको ध्यान रखना है कि 2 and 2 makes 4, ये सही लेना है आपको। कभी भी इसके साथ मेक प्लूरल वर्ब का यूज करें तो सेंटेंस गलत होगा। ये सारा आपका टेंस का रूल हुआ आज के लिए। होप आपको ये चीज समझ में आए। आपको ये चीज तब समझ में आएगा और बेहतर ढंग से जब आप इसे दोबारा अच्छे से वीडियो को देखेंगे, थ्रू आउट समझेंगे, और समझने के बाद आप किसी भी राइटर के बुक से टेंस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉमन रेट दिया गया होगा चैप्टर, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप उसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, आंसर मैच कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आना चाहिए। अगर ना समझ में आए तो आप फिर कह रहे हैं मैं फिर समझा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, वहाँ देंगे। जो नहीं समझ में आए, जहाँ डाउट हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा उसको क्लियर करूँ। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जो टेंस समझाया गया आज, ये एडवांस लेवल है। मैंने अभी आपको बेसिक टेंस नहीं समझाया है। ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि एग्जाम का अप्रोच थोड़ा अलग होता है और अपने आप को हमें उसी अप्रोच के हिसाब से, उसी अप्रोच के लिए तैयार करना है। तो हो सकता है ये फर्स्ट वीडियो हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट हो, लेकिन आपको मैं फिर कहूँगा अपने आप को एसिमिलेट कीजिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का, और प्रैक्टिस तो पूरा कीजिए, ठीक है। और फिर हाँ, एक चीज़ और कि वीडियो देखने के बाद इसे आप लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।